हेलो एवरीवन, आज हम इस वाले सेशन में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जो लाइन के प्रवणता वाले कंडीशन प्लस लाइन के बहुत अलग अलग कंडीशंस होते हैं उसमें सारे भी इक्वेशन सारी चीज़ों पे बात करेंगे। ये एक वीडियो काफ़ी होगा आपके सारे क्वेश्चंस के जवाब देने के लिए। ठीक है, तो इस वीडियो में हम सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे। सिंपली पहले हम बात करेंगे क्या, जनरल इक्वेशन ऑफ लाइन से। ठीक है, जनरल इक्वेशन ऑफ लाइन, लाइन से बात करेंगे। देखो, लाइन का मतलब होता है हिंदी में रेखा होता है, आप सभी को पता होगा। ठीक, जो इसका जनरल फॉर्म होता है, जनरल फॉर्म क्या होता है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू क्या होता है, जीरो होता है। ये तो जनरल इक्वेशन ऑफ ए लाइन होता है। अगर ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू का जीरो गिवन है तो उसको आप बोलोगे लाइन है ये। ठीक है, लाइन का इक्वेशन है। ठीक है, इसको हम लोगों ने यहाँ पे लिख लिया। इसके बाद एक पार्ट होता है प्रवणता का, जो कि इसके बाद मुझे बताना बेहद आवश्यक है। उसको बताने के बाद इसके और कंडीशन क्या होंगे मैं उससे बात करूंगा। अगर प्रवणता की मैं बात करता हूँ, अगर मैं प्रवणता बोलूँ यहाँ पे, प्रवणता क्या होता है, तो प्रवणता को हम इंग्लिश में स्लोप बोलते हैं। ठीक है, और इसमें और इसको क्या क्या बोलते हैं मैं जब कराता जाऊंगा तो आपको आइडिया लगता चला जाएगा। कैसे, देखो, अगर प्रवणता की बात करते हैं, प्रवणता का मतलब होता है कोई चीज़ को एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। मैंने जनरल इक्वेशन आपको जनरली चीज़ें करा दी है ना। जब मैं आपको जब करा रहा था बेसिक इक्वेशन वाला, तो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस क्या होता है मैंने आपको सारी चीज़ समझा दी थी। देखो, अगर मैं बात करूँ तो ये एक्स एक्सिस बताया था, ये वाई एक्सिस बताया था। ठीक है, अगर वाई एक्सिस पे कितना कोई चीज़ राइज होता है ना, और एक्स एक्सिस पे कितना रन होता है ना, ये एक्स एक्सिस पे कितना रन हो रहा है, वाई एक्सिस पे कितना राइज हो रहा है, ये जितना उठता जाएगा इसका स्लोप बदलता जाएगा। ठीक है, तो अगर यहाँ पे अगर आप देखो ना, अगर मैं यहाँ पे अगर बनाता हूँ तो एक स्लोप तो आप इस तरीके से करोगे तो इसका जो ये रन हो रहा है और यहाँ पे ये राइज हो रहा है, सॉरी मैंने उल्टा लिख दिया। ये राइज यहाँ पे हो रहा है, राइज का मतलब उठ रहा है, और यहाँ पे रन हो रहा है। बात समझ में आ रहा है आपको? जितना ऊपर उठता चला जाएगा वो राइज हो जा रहा है। ठीक है, अगर और रन का मतलब है जितना दूर चला जाएगा, तो है ना। तो प्रवणता की बात करोगे तो प्रवणता इसका यहाँ पे ये कोड जो दिख रहा है यहाँ पे, ये थीटा इसकी प्रवणता है ना। तो अगर मैं प्रवणता के लिए एक लाइन, अगर वर्ड एक लिखना चाहूँ, एक बात चीज लिखना चाहूँ, तो प्रवणता बराबर क्या हो जाएगा, क्योंकि ये जो परिवर्तन हुआ है वाई अक्ष में और एक्स अक्ष में, परिवर्तन से चीज़ें हो रही हैं। जो भी परिवर्तन हो रहा है, अगर मैं यहाँ पे अगर चीज़ों को थोड़ा सा अलग करके आपको चीज़ें समझाने की कोशिश करूँ तो आपको ज़्यादा समझ में आ जाएगा। अगर मैं इस चीज़ को यहाँ पे कर देता हूँ तो इसकी प्रवणता अलग हो जाएगी, यहाँ इसकी प्रवणता अलग हो जाएगी। प्रवणता का मतलब एक कोण से होता है। ठीक है, अभी मैं आपको समझा दूंगा तो अभी समझ में आ जाएगा एक्चुअल में कोण एक्चुअल में निकालते कैसे हैं। तो ये बात समझ में आ गया। तो ये दोनों केसेस में ये एंगल अलग अलग है ना, ये बात समझ में आई। और ये देखो, नीचे देखो तो एक्स वाला पार्ट दिख रहा है, ये ऊपर वाई का पार्ट दिख रहा है। तो वाई एक्सिस में चेंज हो रहा है और एक्स एक्सिस में चेंज हो रहा है, जिसको हम प्रवणता बोल रहे हैं। इसलिए अगर प्रवणता बराबर लिखा जाएगा चेंज इन एक्स चेंज इन वाई अपॉन चेंज इन एक्स लिखोगे, इन एक्स लिखोगे। ठीक है, इतना लिख लिया। इसको हम डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स लिख सकते हैं, डेल्टा एक्स लिख सकते हैं। अब डेल्टा वाई और डेल्टा एक्स का मतलब क्या होता है, डेल्टा वाई का मतलब होता है परिवर्तन, वाई का वाई में परिवर्तन, है ना। तो इसको हम लिखेंगे ना तो ये लिख सकते हैं वाई टू माइनस वाई वन लिख सकते हैं, अपॉन डेल्टा एक्स का मतलब दो चीज़ों में चेंज हो जाएगा, तो एक्स का एक्स में चेंज होगा तो एक्स टू माइनस एक्स वन हो जाएगा। तो ये प्रवणता हो गया। ठीक है, ये प्रवणता हो गया। तो ये प्रवणता का एक फॉर्मूला आपने ये लिख लिया। लेकिन आपको एक चीज़ यहाँ पे ये समझ में, अगर आप इसको देख के एनालिसिस अगर और करोगे तो आपको और भी बहुत सारी चीज़ दिखाई पड़ेंगी यहाँ पे। अगर मैं आपसे कह रहा हूँ, अगर इसको ध्यान से देखो तो जो चीज़ें अगर आ रही हैं, तो ये जो यहाँ पे मैंने बनाया है, यहाँ पे इसको नेक्स्ट लाइन में करते हैं। जो मैंने यहाँ पे ये चीज़ें बनाई हैं, और ये मान लो त्रिभुज इस तरीके से बना, अगर इस त्रिभुज के एनालिसिस करोगे, मान लो ये कोण थीटा रहा हो। ठीक है, और ये अगर आप इसको देखोगे तो इसको मैंने एक्स लिया था और इसको हम लोगों ने वाई लिया था, डेल्टा वाई ले लिया था, फिर वाई ले लिया था, है ना। और मैंने आपसे बताया था जो टेन थीटा या फिर थीटा की जो वैल्यू थी या फिर प्रवणता की वैल्यू, अभी टेन थीटा की बात नहीं कर रहे हैं, अभी इसको समझाऊंगा कैसे आया। जो प्रवणता आपको दिखाई पड़ रहा था, प्रवणता बराबर मैंने लिखा था क्या, डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स लिखा था। आप बोलोगे बिल्कुल लिखा था। तो y अगर ध्यान से देखो तो क्या y इस त्रिभुज में देखोगे लंब नहीं है, तो आप बोलोगे बिल्कुल। ये वाली पार्ट अगर त्रिभुज में देखोगे तो लंब दिखाई पड़ रहा है आपको, लंब हो गया। और नीचे जो ये है आधार है, ये है ना,
आधार है, तो ये क्या हो जाएगा, लंब बटे आधार हो जाएगा। लंब बटे आधार क्या होता है भाई, तो प्रवणता बराबर क्या हो जाएगा, लंब बटे आधार। अगर ट्रिग्नोमेट्री अगर आपको याद आ रहा होगा तो लंब बटे आधार जो होता है ये होता है tan थीटा के इक्वल टू, ठीक है, tan थीटा के इक्वल टू। इसलिए कभी प्रवणता को हम tan थीटा के ही फॉर्म में कंसीडर करते हैं। प्रवणता को हम m से दिखाते हैं, तो मतलब हमें लिख सकते हैं यहाँ पे, अगर नोट करके लिखना चाहें तो m बराबर होता है tan थीटा। tan थीटा बराबर होता है डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स। डेल्टा एक्स ये बराबर होता है y2 माइनस वाई वन हो गया अपॉन x2 माइनस x1 हो गया। मैंने आपको इस वाले 2 3 4 चीज़ों से आपको इतने फार्मूले बता दिए प्रवणता के, समझ में आ गया। राइज ओवर रन करोगे तो प्रवणता आ जाएगा, और राइज ओवर रन से हम लोगों ने लंब कैसे चुन लिया, कैसे आधार चुन लिया, मैंने आपको सारी चीज़ें क्लियर कर दी होंगी। इतनी बात समझ में आ गई है, ठीक है, इतनी बात समझ में आई। अब देखो, अगर हम और चीज़ों को इसमें अगर एनालिसिस करें सॉरी, ठीक है, अगर इसको और चीज़ों के एनालिसिस करें प्रवणता में ही, तो प्रवणता में और चीज़ें मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद महत्वपूर्ण है। अगर देखो ये एक्स एक्सिस है, ये मान लो वाई एक्सिस है, ठीक है। अगर इन दोनों के में अगर मैं इस तरीके से एक मान लो ये बना दिया और दूसरा पार्ट ये बना दिया, ठीक, आपको दिखाई पड़ रहा है, तो एक लाइन तो आपको ये वाला दिख रहा है और आपको एक लाइन ये दिख रहा है, दो लाइन दिख रही है। इसमें आपको एक चीज़ मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, अगर आप देखो ध्यान से, एक मिनट, ठीक है। अब देखो इसको, अगर प्रवणता की बात करो तो आप प्रवणता यहाँ पे कैसे कंसीडर करोगे, मैं आपको वो चीज़ सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ जो कि बहुत ही अति आवश्यक है। इसमें गलतियाँ 99% लोग करते हैं। कैसे गलती करते हैं, अगर आपको आइडिया नहीं तो गलती करोगे। कभी भी अगर प्रवणता का एंगल लिखा जाता है, tan थीटा का मतलब एंगल हो गया, थीटा कभी भी लिखा जाएगा घड़ी के चलने की विपरीत दिशा में एंगल काउंट होता है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो मतलब अगर एंगल मान लो ये सपोज किया बीटा है और ये कोण है, अगर इस कोण की, अगर इस लाइन की अगर मैं प्रवणता की बात करूंगा तो प्रवणता आप इसको नहीं बताओगे, ये गलत है, ये गलत है। आपकी जो प्रवणता बताना होगा तो प्रवणता इसका ये होगा, ठीक है। अगर मैं इसको अल्फा ले लेता हूँ तो ये प्रवणता इसका अल्फा क्या होगा, बाहर की तरफ से काउंट होगा। अंदर अगर 60 डिग्री है तो बाहर 120 डिग्री होगा, तो इस वाले लाइन की प्रवणता कितना होगा, 120 डिग्री। बात समझ में आया, ठीक है, इतनी बात समझ में आई। अगर मैं कह रहा हूं इन दोनों कोणों का, अगर हमें मान लो ये वाला कोण मान लो थीटा बनता है, इन दोनों कोणों की अगर मैं दोनों भुजाओं की प्रवणता बताना है, जो एक लाइन ये है एक लाइन ये है, इन दोनों की प्रवणता बताना है, मान लो कोण थीटा की वैल्यू बताना है आपको, तो कैसे करोगे आप, इसको ध्यान से कर देखो आप। तो अगर tan थीटा की वैल्यू निकालना हो तो पहले आपको एक चीज़ मैं ये बताना देना चाहता हूँ, ये ज्योमेट्री का मैंने आपको एक रूल बताया था। किसी तरीके से अगर मान लो अगर ये कोई ट्रायंगल बना था, ठीक है, ये कोई कोण मान लो, अगर ये मान लो अल्फा था, ये बीटा था, तो ये मान लो ये कोण मान लो गामा बन रहा था मान लो, तो ये गामा की जो वैल्यू होती है इसके अंदर के कोणों के योगफल के बराबर होती है, अल्फा प्लस बीटा के बराबर होती है। इसको वह कोण त्रिभुज या फिर वह कोण त्रिभुज वाला प्रॉपर्टी आप जानते होंगे तो आपको पता होगा, ठीक है। किसी त्रिभुज के वह कोणों का जो योगफल होता है अंतः कोणों के दोनों कोणों के योगफल के बराबर होता है, इसे जान लो आप, ठीक है। तो वही प्रॉपर्टी अगर यहाँ पे यूज करोगे मेरे भाई, तो अल्फा बराबर क्या हो जाएगा, तो आप लिखोगे थीटा प्लस बीटा, थीटा प्लस क्या लिखोगे, बीटा लिखोगे। इतनी चीज कंफर्म है, बोलोगे बिल्कुल कंफर्म है, इतना कंफर्म हो गया। अगर मैं इसको, अगर मुझे थीटा चाहिए तो मुझे थीटा के बराबर का डेटा लिखना है, तो क्या लिखोगे आप, थीटा के बराबर लिखना होगा तो आप बोलोगे अल्फा माइनस क्या करोगे, बीटा करोगे। क्योंकि हम प्रवणता की बात कर रहे हैं, प्रवणता क्या होता है, प्रवणता होता है tan थीटा। तो जितने भी यहाँ पे आपको अल्फा बीटा गामा दिखाई पड़ रहे हैं यहाँ पे tan थीटा लगा देते हैं, इधर भी tan थीटा लगा दिया और यहाँ पे भी tan थीटा लगा दिया, कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको ट्रिग्नोमेट्री का एक फॉर्मूला पता होगा कि tan a माइनस बी का जो फॉर्मूला होता है, तो ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला आपको पता होगा, tan a माइनस अगर b लिखा जाए तो ये होता है tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a इंटू tan b। ये फार्मूला पता है, अगर ये फार्मूला पता है, इस फार्मूला को अगर यहाँ पे अप्लाई किया जाए मेरे भाई, तो ये हो जाएगा tan a अल्फा माइनस tan बीटा अपॉन क्या हो जाएगा 1 प्लस tan अल्फा इंटू tan बीटा, और यहाँ पे tan थीटा चल ही रहा है आपका।
बात सुने। तो अगर इन चीज़ों को अगर सॉल्व कर, अगर हम यहाँ पे अल्फ़ा वाले वैल्यू को m1 मान लें और बीटा वाली वैल्यू को b1 मान लें, m2 मान लें, तो ये फॉर्मूला किस तरीके से आएगा कि टेन थीटा को अगर मैं m मान लेता हूँ या फिर टेन थीटा ही रहने देता हूँ, अगर इनको अगर मैं थीटा, क्योंकि देखो टेन थीटा की जो वैल्यू होती है m के फॉर्म में होती है, मैंने अभी प्रूफ किया है, तो इसको m1 मान लेता हूँ एक की प्रवणता को, दूसरे के m2 मान लेता हूँ, तो ये फॉर्मूला क्या बन जाएगा, ये फॉर्मूला बनेगा m1 माइनस m2 अपॉन m1 प्लस m2, 1 प्लस m1 इंटू m2, ये फॉर्मूला बना। मतलब टेन थीटा इक्वल टू m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2 हो गया, ये फॉर्मूला बन गया। ठीक है, तो ये फॉर्मूला भी नोट कर लो आप, प्रवणता बराबर m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2 होगा जब दो प्रवणताएं गिवन हो, जब दो कोड दिया गया है, आपसे तीसरे की दोनों के यूज करके प्रवणता बताना हो दोनों रेखाओं से, तब ये वाला फॉर्मूला लगाते हैं। कुछ और कंडीशन देखते हैं। हम लोगों ने यहाँ पे निकाला है, कंडीशन लिखो मेरे भाई। अगर मैं कह रहा हूँ कि अगर टेन थीटा बराबर, मैं बोल रहा हूँ आपसे, ये होता है m1 माइनस m2 अपॉन m1 प्लस m2, ये होता है, ये होता है। अगर मैं थीटा बराबर, अगर मैं 90 डिग्री ले लेता हूँ, थीटा बराबर 90 डिग्री का मतलब क्या हो जाए, दो रेखाएं एक दूसरे पे लंब हो। चेक करते हैं क्या कंडीशन आती है। और टेन थीटा की जो वैल्यू होती है मेरे भाई, क्या होता है, टेन 90 डिग्री की वैल्यू को लिखोगे तो ये होता है इनफाइनाइट। इनफाइनाइट को 1/0 लिखा जा सकता है, आप लिख सकते हैं। जब इसको सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा, इसकी जगह पे हम 1/0 लिख लेते हैं, क्योंकि ये टेन 90 हो गया, और यहाँ पे m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 इंटू m2 हो गया। ठीक, अब क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये 1 प्लस m1 इंटू m2 बराबर क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। इसका जीरो करोगे तो जीरो हो जाएगा। अगर m1 इंटू m2 किया जाए, m1 इंटू m2 किया जाए, तो ये वैल्यू किसके इक्वल आएगी, ये वैल्यू इक्वल टू आएगी -1 की। इसका मतलब ये हो गया कि अगर दो स्लोप का मल्टीप्लिकेशन, अगर -1 है, इसका मतलब ये अगर आ रहा है, तो ये क्या हो जाएंगे, एक दूसरे पे परपेंडिकुलर हो जाएंगे। ठीक है, तो ये परपेंडिकुलर वाला केस हो गया, जब दो स्लोप एक दूसरे पे क्या है, 90 डिग्री पे इंटरसेप्ट करते हुए। ये पहला केस बन गया। अब इसमें मैं दूसरा केस अगर बनाना चाहूँ, ठीक है, अगर मैं एंगल जो थीटा अगर हम लोगों ने लिखा था, अगर थीटा मैं जीरो कर देता हूँ, टेन थीटा अगर मैं जीरो मैं कर देता हूँ, तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी। हमें जो बेसिक चीज़ें पता है हम उसका ही यूज़ करेंगे, बाकी कुछ अलग से नहीं करेंगे। 1 प्लस m1 इंटू m2 करेंगे। अगर टेन जीरो की वैल्यू रखी जाए तो ये वैल्यू पूरी की पूरी जीरो हो जाएगी, तो ओवरऑल इधर जीरो हो जाएगा। जो ओवरऑल यहाँ पे जीरो हो जाएगा, तो इसको 0/0 के फॉर्म में न लिखते हुए इसको जीरो ही पूरा कर लेते हैं। जब जीरो कर लोगे, जीरो बराबर m1 माइनस m2 कर लोगे अपॉन 1 प्लस m2 करो, m1 इंटू m2 किया जाएगा। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन अगर आप करोगे भाई, तो ये पूरी की पूरी वैल्यू जीरो हो जाएगी, तो m1 माइनस m2 विच इज इक्वल टू जीरो हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, m1 बराबर क्या हो जाएगा, m2 हो जाएगा। अगर m1 बराबर m2 है, इसका मतलब क्या हो गया, एंगल जीरो है। एंगल जीरो किस केस में बनेगा, अगर दो लाइंस हैं, इस तरीके से अगर लाइन आप ड्रॉ कर रहे हैं, इन दोनों के बीच एंगल जीरो हो जाए। एंगल जीरो का मतलब वो दोनों लाइंस क्या हो जाएंगी, पैरेलल होंगी। जब दो रेखाएं पैरेलल होती हैं, समानांतर होती हैं, तो m1 बराबर m2 हो जाता है। दोनों रेखाओं की प्रवणता जो होती है आपस में इक्वल हो जाती हैं, और दोनों प्रवणताओं का मल्टीप्लिकेशन अगर -1 आ रहा है, तो आप बोलोगे एक दूसरे पर लंबवत है, एक दूसरे पर 90 अंश का कोण बना रहे हैं। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई है। ठीक, अगर मान लो एक बिंदु दिया है, एक बिंदु दिया है और प्रवणता आपको दिया है। ठीक है, एक बिंदु और प्रवणता दिया है। एक बिंदु का मतलब हो गया, मान लो कंडीशन अगर क्वेश्चन में आपको दे रखी है, ये x1 y1 दे के रखा है। ठीक है, अब प्रवणता को मैंने कह दिया m दे के रखा है। अगर ऐसा केस हो, अगर आपसे लाइन का इक्वेशन लिखना हो, तो कैसे आप लिखोगे इसको, मैं डेरिवेट नहीं करूंगा क्योंकि बहुत ज़्यादा डिटेल में चला जाना हो जाएगा। m y माइनस y1 कर देते हैं, और अगर इस प्रवणता की जो वैल्यू अगर लिखे, अगर y कुछ mx प्लस c की तुलना करके लिखोगे, तो ये हो जाएगा m टाइम्स x माइनस x1 हो जाएगा। ये तब है जब एक बिंदु के निर्देशांक दिए गए हों और आपको प्रवणता दी गई हो,
तब आप एक कंडीशन लिखोगे y माइनस वाई वन इक्व टू एम टाइम्स x माइनस एक्स वन हो जाएगा। सिर्फ एक बिंदु के निर्देशांक और प्रवणता, ये हम लोग क्या लिखते हैं, लाइन का इक्वेशन लिखते हैं। लेकिन अगर ये केस तब बदल जाता है जब आपको एक बिंदु की जगह पे दो बिंदु हो जाए। अगर दो बिंदु दे दिया जाए, दो बिंदुओं के निर्देशांक दे दिए जाए, है ना, दो बिंदुओं के निर्देशांक अगर दे, ठीक है, और प्रवणता दे दिया जाए, प्रवणता का मतलब स्लोप दे दिया जाए, ठीक, तो अब क्या करोगे इस केस में, क्या करोगे तो इस वाले केस में क्या करोगे, y माइनस वाई वन करोगे। बिल्कुल कुछ करने की जरूरत नहीं, बहुत दिक्कत वाली बात नहीं है। हम यहाँ पे लिखते हैं m टाइम्स x माइनस एक्स वन करते हैं। ये तो पहले केस से हम लोगों ने कर लिया है, लेकिन यहाँ पे अगर हम दोनों पॉइंट्स को भी यूज करना चाहें, क्योंकि प्रवणता अगर मान लो यहाँ पे मान लो नहीं दी होती, चलो मैं हटा देता हूँ, प्रवणता दिया है तो डायरेक्टली प्रवणता यूज कर लोगे आप। अगर मान लो प्रवणता नहीं दिया हो तो इन दोनों पॉइंट्स का यूज करना तो कैसे करोगे, तो प्रवणता की जगह पे मैंने आप कुछ देर पहले आपको बताया है, इसके जगह पे लिखा जा सकता है वाई टू माइनस वाई वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन, ठीक है, यहाँ पे x माइनस एक्स वन और इधर क्या बचेगा y माइनस वाई वन। तो ये फॉर्मूला बन गया आपका। तो ये सारे पॉइंट्स आप नोट करते चलेंगे, जैसे क्वेश्चन आएगा तो क्वेश्चन में डायरेक्टली अप्लाई करना आप सीख जाए, ठीक है। इतनी बात समझ में आई, ठीक है ना, इतनी बात समझ में आ गई। अब इसमें एक पार्ट बढ़ता है इंटरसेप्ट वाला पार्ट। इंटरसेप्ट वाला पार्ट, इंटरसेप्ट का मतलब क्या होता है मैं आपको समझा देता हूँ। मान लो कोई इस तरीके से लाइन है, ठीक है, इस तरीके से अगर लाइन है, मैंने कह दिया कि एक्स अक्ष से कटा हुआ अंतःखंड मान लो ए है और ये वाई एक्सिस से कटा हुआ अंतःखंड मान लो बी है, ठीक, इसके निर्देशांक क्या हो जाएंगे, तो यहाँ पे एक्स जीरो है तो मतलब क्या हो जाएगा, जीरो कॉमा बी हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए कॉमा जीरो हो जाएगा, ठीक है। आप चाहना, जो मैंने अभी आपको दो पॉइंट वाले मैंने फॉर्मूले बताए हैं, वाई माइनस वाई वन इक्व टू वाई टू माइनस वाई वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन इंटू एक्स माइनस एक्स वन, अगर वो फॉर्मूला लगा के सॉल्व करोगे ना, एग्जैक्टली वही चीज़ आएगा जो मैं यहाँ पे डायरेक्टली लिख रहा हूँ। बट मैं सारी चीज़ों को प्रूफ करने का कोई मतलब नहीं है, आपको प्रूफ एग्जाम में नहीं आने वाला, आपको इसके एप्लीकेशन में क्वेश्चन आने वाले हैं। जिनको प्रूफ करने का मन हो तो वो वैसा भी प्रूफ करें जो मैं आपको तरीका बता रहा हूँ, ठीक है। जब इसको सॉल्व किया जाए तो क्या हो जाएगा, अगर इसके लिए अगर लिखा जाए अगर कंडीशन, तो एक्स माइनस ए एक्स बाई ए प्लस वाई बाई बी विच इज इक्व टू वन हो जाएगा, है ना। तो ये चीज़ हो गई, लाइन का इक्वेशन हो गया इंटरसेप्ट के फॉर्म में। जब इंटरसेप्ट का मतलब हो गया अंतःखंड जब दिया हो, अंतःखंड वाला फॉर्म। अंतःखंड का मतलब हो गया ए जो क्या है, एक्स अक्ष से काटा एक्स अक्ष से, और बी क्या है, वाई अक्ष से कटा हुआ अंतःखंड। बात सुन रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें आप नोट कर लो। अगर इसको प्रूफ करना हो तो ए एक्स वन वाई वन ले लो, इसको एक्स टू वाई टू ले लो। आप दो पॉइंट से कैसे लाइन का इक्वेशन लिखा जाता है अभी सॉल्व कर लोगे। एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आता है कि अंतःखंड दे देगा, मान लो ए बाई थ्री दे दिया प्लस सॉरी एक्स बाई थ्री दे दिया प्लस वाई बाई फोर दे दिया इक्वस टू वन दे दिया। आपसे पूछेगा लाइन का इक्वेशन क्या होगा। लाइन का इक्वेशन मतलब रेखा का समीकरण अगर लिखना हो, रेखा का समीकरण अगर लिखना हो तो कैसे लिखोगे। इसको करने का क्या तरीका है, जब इनका एलसीएम लोगे तो क्या हो जाएगा, ये 4x, इसको मैं थोड़ा पूरा अच्छे से सॉल्व कर देता हूँ। 12 आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा, ये 4x हो जाएगा प्लस 3x हो जाएगा, 3y हो जाएगा, इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। जब सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा 4x प्लस 3y इज इक्वल टू 12 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, लाइन का समीकरण हो जाएगा 4x प्लस 3y विच इज इक्वल टू 12। ये रेखा का समीकरण हो जाएगा आपका। बात समझ में आया। तो आपको अंतःखंड के रूप में फॉर्मूला दे दिया जाएगा, आपको ये बताना होगा कि लाइन का इक्वेशन क्या है। तो इस तरीके से करते हैं। अगर इसको इस रूप पे लिखना तो कैसे लिखोगे, 4x प्लस 3y इक्वल टू 12 है तो क्या करोगे, 12 से दोनों पक्षों में भाग कर दो, यहाँ भी 12 से भाग कर दो, यहाँ पे भी 12 से भाग कर दो, यहाँ पे भी 12 से भाग कर दो। ये 3x प्लस 4y इक्वल टू 1 आ जाएगा, जो कि आपको मैंने अभी प्रूफ करके दिखाया है। सॉरी एक मिनट, ये x बाई 3 आ जाएगा यहाँ से, और ये y बाई 4 आ जाएगा, इक्वल टू 1 आ जाएगा। तो जो चीज़ मैंने
इससे ये कैसे मिलता है, इससे फिर अगेन कैसे मिलता है, मैंने आपको दोनों चीज़ें बता दी। ठीक है, आई होप चीज़ें समझ में आई होंगी। प्रवणता रूप समझ में आ गया, हो गया लंब रूप कैसे निकालते, सारी चीज़ समझ में आ गई होंगी। ठीक है, ये बात समझ में आई। लंब वाला रूप, ठीक है, परपेंडिकुलर फॉर्म। ये क्या होता है, देखो परपेंडिकुलर फॉर्म क्या होता है, अगर मैं एक एक्स एक्सिस ले रहा हूँ और वाई एक्सिस, दोनों को इस तरीके से मैं एक क्वाड्रेंट बना ले रहा हूँ, तो अगर मैं इस तरीके से एक लाइन अगर ड्रॉ कर देता हूँ, ठीक, तो परपेंडिकुलर फॉर्म का मतलब क्या हो गया कि यहाँ से कहीं पे एक लाइन ड्रॉ करी गई होगी जो 90 अंश का कोण बना रही होगी। मान लो ये एंगल अल्फा था, ठीक है ना। तो हमें रेखा का जब समीकरण लिखा जाता है और इसकी लंबाई मान लो पी है, ठीक है, यहाँ से दूरी पी है, तो इसका जब इसके लिए जब समीकरण लिखा जाएगा एक्स कॉस अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा इज इक्वल टू पी होता है। ये आप नोट कर लेना। इस पे भी एग्जाम में आपके क्वेश्चन आया था, ये डायरेक्टली आपके ये फॉर्मूले क्या कहते हैं, जो इक्वेशन लिखे गए हैं इस इक्वेशन पे ही डायरेक्टली क्वेश्चन पेपर में आता है। कुछ चीज़ें तो मैंने आपके इंटरेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने प्रूफ करा दी है, आप प्रूफ भी जानते रहोगे, अगर एक दो पॉइंट पता है इसमें आपके हेल्थ पे कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है, बट एक इंटरेस्ट ही आपका बढ़ेगा इसमें। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। एक और लास्ट कंडीशन कवर करेंगे, जब दो लाइन दिया गया हो, तो दो रेखाएं का मतलब क्या हो गया, दो रेखाएं के अलग अलग जनरल कंडीशन अगर दिए गए हों, तब हम कैसे पता लगाते हैं कि एक इस समीकरण इन इन रेखाओं से एक हल प्राप्त होगा, दो हल प्राप्त होगा, या फिर अनंत हल प्राप्त होगा। इसका मतलब क्या है, अगर कभी भी रेखाएं अगर इस तरीके से अगर इंटरसेक्ट करती हैं, जितनी बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगा उतने ही उसके हल होंगे। मतलब कि अगर ये एक बिंदु पे यहाँ पे प्रतिच्छेद कर रहा है, अगर आप यहाँ पे देखें एक बिंदु अगर प्रतिच्छेद कर रहा है, तो आप बोलोगे सर इसका हल जो होगा एक हल होगा, एक सॉल्यूशन होगा, एक हल होगा। ठीक है, लेकिन अगर मैं आपसे ये कह देता हूँ कि अगर रेखा अगर इस तरीके से है कि कहीं पे भी नहीं मिल रही है ना, इस तरीके से कहीं पे मिल नहीं रही है, तो आप बोलोगे कहीं नहीं मिल रही तो जीरो हल होगा। ये रेखाएं ऐसी है कि इसमें जीरो हल हो, कहीं मिल ही नहीं रही है। अगर रेखा इस तरीके से है कि वो रेखाएं कहीं दो तीन पॉइंट पे मैच कर रही है ना, अगर अनंत वाला का केस अगर बोलूं मैं आपसे, अनंत हल का केस क्या होता है, इसमें तीन ही केस बनते हैं, एक हल हो गया, जीरो हल हो गया, अनंत हल वाला केस क्या हो जाएगा, मैं आपको सारी चीज़ें बताऊंगा। अनंत हल वाला जब केस बनता है तो मतलब हो गया एक दूसरे पे ओवरलैप करेंगे, मतलब एक दूसरे पे ही क्या रहेंगे, पड़े रहेंगे, एक दूसरे को ओवरलैप करने अध्यारोपित करेंगे। ये मैं ऐसा बना रहा हूँ, थोड़ा सा गैप दिख रहा है, मगर एक के ऊपर अध्यारोपित जब हो जाएंगे, जो सॉल्यूशन होगा, जो इसके हल होंगे, इसके तब होंगे अनंत हल। क्या हो जाएंगे, इसके अनंत हल होंगे। ठीक है, तो ये तीनों केस आप याद रखना। अब कैसे बनते हैं मैं आपको समझा देता हूँ। अगर मैं आपसे बोलूँ, अगर दो इक्वेशन a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्व टू जीरो है, और यहाँ दूसरी लाइन का इक्वेशन क्या है, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्व टू क्या है, जीरो है, ये दोनों लाइन के इक्वेशन पता हो गए आपसे। अगर पहले वाले केस की अगर बात किया जाए, तो a1/a2 नॉट इक्व टू b1/b2 अगर रहे, तो क्या होगा, अगर ये केस सेटिस्फाइड होता है तो ये क्या हो जाएगा, समीकरण का यूनिक सॉल्यूशन होगा, अद्वितीय हल होगा, मतलब एक सॉल्यूशन होगा, एक हल होगा। ठीक है, और इसके अगर इसका जो दूसरा वाला पार्ट है, अगर मैं a1/a2 अगर दूसरे केस में अगर बात करूं, अगर a1/a2 इक्व टू b1/b2 नॉट इक्व टू c1/c2 अगर हो, तो क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा जीरो सॉल्यूशन। ठीक है, ये पॉइंट नोट करिए आप। ठीक है, इतना नोट कर लिया है। अब इसमें अगर तीसरे केस की अगर बात करूं जिसमें अनंत हल होता है, मैं नेक्स्ट पेज में कर लेता हूं। तीसरा केस अगर जो है आपका, अगर अनंत हल है, अनंत हल अगर बन रहा है आपका, तो ये होता है a1/a2 इक्व टू b1/b2 इक्व टू c1/c2। एक दूसरे पे अध्यारोपित है, इसलिए सारा का सारा जो इनका अनुपात होगा आपस से बराबर होगा। जब अनुपात आपस से बराबर होंगे तो ये दोनों रेखाएं जो होंगी एक दूसरे पे ही अध्यारोपित रहेंगी, इस बात को याद रखना। मैं बना जरूर रहा हूँ, गैप दिख रहा है मगर एक गैप नहीं रहेगा, एक के ऊपर एक ही चिपके रहेंगे, अध्यारोपित होते रहेंगे, तो इसको बोलते हैं अनंत हल वाले कंडीशन, कहीं भी मैच ही नहीं करेंगे, और कोई भी इसका जो अनुपात निकालोगे आपस में इक्वल आएंगे। रीजन क्या है कि सब एक के ऊपर एक क्या है, अध्यारोपित है। बात समझ में आया। ठीक है,
तो आज के वीडियो में हम लोगों ने लाइन और प्रवणता से रिलेटेड सारी चीज़ें कर ली। आई होप ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा, और आगे की वीडियो में हम इनके क्वेश्चन के साथ आपसे बात करेंगे। हम लोग क्वेश्चंस करेंगे वहाँ पे और इन सारी चीज़ों को अप्लाई करेंगे। लेकिन इन सारे वीडियो को देखो, अगर आप देख रहे हो इनको, अगर देख रहे हो, सारी चीज़ों को नोट करते हुए चलना। आप सारी चीज़ों को नोट करोगे तो इसका बेनिफिट आपको एग्जाम के टाइम में मिलेगा, जब आपको रिविजन की ज़रूरत पड़ेगी। बहुत शॉर्टकट में चीज़ें मैंने बताई हैं आपको, और बहुत यूनिक चीज़ें बताने की कोशिश करिए कि आपको कम समय में चीज़ें आप किस तरीके से अच्छा स्कोर कर पाओगे अगर ये सब सारी चीज़ें पता है। स्टार्टिंग के 2 वीडियो जो बनाए हैं मैंने, वो क्या है, जनरल वीडियो है, जिसको कुछ भी नहीं पता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में वो आप देख लो। जिनको थोड़ा बहुत भी अगर आइडिया था तो ये वाला वीडियो उनके लिए हेल्पफुल रहेगा। बहुत से लोगों को कंडीशन याद नहीं रहती, क्योंकि ये रेगुलरिटी अगर जिनकी नहीं है तो वो चीज़ों को फिर उनको एक बार चीज़ों को एक बार एनालिसिस करके लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो ये चीज़ें कर ली। तो आज की वीडियो में इतना ही करेंगे। तो चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें फॉर मोर अपडेट। अगर आपके और भी आपके पहचान में अगर आपके फ्रेंड्स हैं जो तैयारी कर रहे हैं, उनको भी ये वीडियो शेयर करें, जिससे उनकी भी एक हेल्प हो पाए, और आप लोग मैथ में एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर कर पाएँ और एग्ज़ाम में सिलेक्शन ले पाए। इन्हीं सब उम्मीदों के साथ मैं आपको आज के वीडियो में इतने करने